नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। बुधवार और गुरुवार को धरती से एक और नए खतरे का सामना जो है अब होगा। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में। और केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक टैंकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन शुरू किया। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 171 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए अब तक 5 करोड़ किशोर किशोरियों को कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई है। वहीं 28 लाख गर्भवती महिलाओं ने भी टीकाकरण करवा लिया है, जिनमें से 11.6 लाख गर्भवती महिलाओं को पहली खुराक दे दी गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले सामने आए हैं और 1,217 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है और वहीं 1,72,211 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे राहत की बात यह है कि संक्रमण दर घटकर 4.54% हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,519 नए मामले सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 20,237 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 171 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए अब तक 5 करोड़ किशोर किशोरियों को कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक जो है वो लगा दी गई है और वहीं 28 लाख गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण जो है सफलतापूर्वक किया गया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना जो है वो सामने आई है। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 3 दिन की छुट्टी की घोषणा भी की है। वहीं आज इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगे हैं। तेलंगाना में भी हिजाब को लेकर आज विवाद गर्माता दिखा। हैदराबाद में मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक हाईकोर्ट आज भी हिजाब याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। अदालत ने कल छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं अब ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। इतना ही नहीं, हिजाब विवाद को लेकर जो प्रदर्शन है अब दूसरे राज्यों में भी पैर पसारने लगा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। घटना दिन के करीब 3 बजे मोदकपाल पुलिस थाना क्षेत्र के मुरकिनार रोड पर हुई है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि घटना तब हुई जब सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन की एक टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। टीम मुरकिनार रोड के आसपास के जंगल के इलाके में डेरा डाल रही थी। तब एक प्रेशर आईडी के संपर्क में आ गया और अचानक धमाका हो गया। घटना में डिप्टी कमांडेंट पलवल विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हेड कांस्टेबल राजीव रंजन और कांस्टेबल ओम प्रकाश घायल हुए। सभी को तत्काल बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से 2 अधिकारियों और हेड कांस्टेबल को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
बुधवार और गुरुवार को धरती से एक और नए खतरे का जो है उसको सामना करना पड़ेगा। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में है। इससे बुधवार व गुरुवार को भू चुंबकीय तूफान आने की भी आशंका है। इससे एक सप्ताह पहले भी ऐसा ही तूफान आया था, जिसका कोई बड़ा असर सामने नहीं आया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज ने सोलर इंसरप्शन और भू चुंबकीय तूफान के बारे में ट्वीट कर जानकारी भी दी है। CESS के अनुसार 6 फरवरी को सूर्य के दक्षिणी हिस्से में एक फिलामेंट विस्फोट देखा गया था। इस सौर विस्फोट का सोलर हेलियोपिकर ऑब्जर्वेटरी मिशन के लॉर्ज एंगल एंड जो है कोरोनाग्राफ ने रिकॉर्ड किया था। SOH नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का साझा मिशन था। ये सूरज का अध्ययन करने के लिए इस मिशन की स्थापना 1995 में की गई थी। CESS ने ट्वीट में कहा है कि पृथ्वी को 9 फरवरी को भारतीय समय अनुसार सुबह 11:18 पर लेकर उससे 10 फरवरी की दोपहर 3:30 बजे तक मध्यम स्तर के भू चुंबकीय तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इसकी क्षमता 451 और 615 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। इसका असर बहुत खतरनाक होने की संभावना नहीं है। सोलर तूफान के कारण भू चुंबकीय गतिविधियां बढ़ सकती हैं। भू चुंबकीय तूफान के कारण संचार तंत्र, प्रसारण, रेडियो नेटवर्क, नेविगेशन आदि में दिक्कत भी आ सकती है। धरती पर सौर तूफान का सबसे भयावह रूप मार्च 1989 में देखने को मिला था। तब सौर तूफान की वजह से कनाडा के हाइड्रो क्यूबिक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम 9 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो गया था। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक ट्रक को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन शुरू किया है। सेना की ओर से बताया गया है कि 23 साल का युवक ट्रैकिंग करने आया था, लेकिन वह मलमपुझा के पहाड़ों में बनी खड़ी खाई में गिर गया और उसमें ही फंस गया। सेना ने बताया कि युवक को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार रात सेना की टीमें भी भेजी गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन में कठिनाई हुई। बुधवार सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रैकर का नाम आर बाबू है, जो सेना के बचाव दल से करीब 200 मीटर दूर खड़ी खाई में फंसा है। युवक के दोस्तों का कहना है कि वह पहाड़ों में बनी एक खड़ी खाई में गिर गया, जिसके बाद वो वहीं पर फंसा हुआ है। सेना ने बताया कि ऑपरेशन पलक्कड़ के लिए सेना की 2 टीमों को भेजा गया है। इसमें मद्रास रेजिमेंट सेंटर वेलिंगटन से 12 कर्मियों की एक टीम रवाना की गई है। इसके अलावा पैरासूट रेजिमेंट सेंटर बेंगलुरु से 22 कर्मियों की दूसरी टीम भी बचाव कार्य में जो है लगाई गई है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि बचाव दल का लड़के से संपर्क हो गया है। वह चट्टान की चोटी से 30 मीटर दूर फंसा हुआ है। लड़के की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उस तक खाना व अन्य सामग्री भेजने के प्रयास जो है अभी तक असफल ही रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए IED में विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। बुधवार और गुरुवार को धरती से एक और नए खतरे का सामना जो है अब होगा। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में। और केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक टैंकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन शुरू किया। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा हो तो
traveler. Celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। 18 जनवरी के बाद दिल्ली में एक बार फिर कोरोना टीकाकरण में उछाल देखा गया है। पिछले एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही कुल टीकाकरण 3 करोड़ पार हो गया है। राजधानी में पिछले साल 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था और अब तक 1.27 करोड़ वयस्क आबादी दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा कर चुकी है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो अभी भी दिल्ली में पहली व दूसरी खुराक लेने वालों में 50 लाख का अंतर साफ है। कोविन वेबसाइट के अनुसार मंगलवार शाम तक दिल्ली में कुल टीकाकरण 3 करोड़ के पार हुआ है। अब तक 1.71 करोड़ वयस्क आबादी को सरकार पहली खुराक लगवा चुकी है, जबकि 1.27 करोड़ को दूसरी खुराक लगी है। और इसी साल 10 जनवरी से शुरू हुए एहतियाती खुराक टीकाकरण के तहत अब तक 3.35 लाख फ्रंटलाइन वर्कर और इससे पहले से बीमार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले तीसरी खुराक भी हासिल कर चुके हैं। और इसी तरह 15 से 17 वर्ष की आयु में किशोर टीकाकरण की स्थिति देखें तो दिल्ली में 10.6 लाख किशोर वैक्सीन ले चुके हैं। इनकी कुल आबादी 10.84 लाख अनुमानित है। आंकड़ों के अनुसार 18 जनवरी को एक दिन में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी थी, लेकिन इसके बाद हर दिन टीकाकरण में कमी आती चली गई। 28 जनवरी को एक दिन में 57,000 लोग ही वैक्सीन ले पाए हैं और जिसके बाद टीकाकरण का दैनिक ग्राफ में उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिल रहा था। पिछले एक दिन में 1.1 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लेकर फिर से टीकाकरण के ग्राफ को बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव की तिथि जो है नजदीक आने के साथ ही जिले का सियासी तापमान जो है वो बढ़ गया है। बुधवार को रामपुर के चुनावी रण में सूबे के 2 बड़े नेता एक साथ उतरेंगे। वक्त और स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मिशन एक ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलासपुर और मिलक सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाएं जो है वो करेंगे। सपा प्रमुख एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी रामपुर और स्वाड़ विधानसभा क्षेत्र में 9 स्थानों पर सभा कर मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। अब तक कार्यक्रम के अनुसार सीएम दोपहर 2 बजे बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के सोमवार की बाजार जो है स्थित रामलीला ग्राउंड में आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वह मिलक सुरक्षित क्षेत्र के पटवाई स्थित रामलीला ग्राउंड पुरानी बाजार में जनसभा करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 9 फरवरी को रामपुर आएंगे। सुबह 11:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर जो है वो यंग मैन के मैदान पर उतरा। इसके बाद वह गांधी समाधि से विजय रथ द्वारा LIC चौराहे पर वो पहुंच गए हैं। फिर विजय रथ अब उनका ईदगाह के पास पहुंचेगा, जहां पर उनका संबोधन होगा। इसके बाद स्टार चौराहा, गांधी समाधि, बाब-ए-इल्म, तोपखाना गेट स्थित सपा कार्यालय मार्ग होते हुए अखिलेश यादव विजय रथ मोती मस्जिद के पास LED तिराहे पर पहुंचेगा। यहां दोपहर 1:30 बजे उनका संबोधन होगा। यहां से उनका विजय रथ जेल रोड पर पहुंचेगा, जहां पर वो जनता को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। जिले में स्टार प्रचारकों की आवाजाही पर चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली पहुंचेंगे। वह नवाबगंज और बहेड़ी में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे बहेड़ी और 2 बजे नवाबगंज में चुनाव सभा करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान वह घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं। इसके लिए जिला संगठन के पदाधिकारी बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को जिले में 4 सभाएं करेंगे। बृहस्पतिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिले में 3 सभाएं करेंगे। कई और प्रदेशों में के मंत्री व पूर्व सांसद जिले में पहुंच रहे हैं। बुधवार को डिप्टी सीएम की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे करीब दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज दिलवारी के सामने मैदान में होगी। वहीं केशव प्रसाद दातागंज विधानसभा क्षेत्र के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी सभा दोपहर 1 बजे करीब मूसा झाग बाजार में होगी, जहां वह बदायूं विधानसभा क्षेत्र के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी सभा 1:30 बजे बिलसी विधानसभा क्षेत्र के रामा कोल्ड स्टोर मैदान पर होगी और इसी तरह सभाओं का क्रम जो है वो शाम तक का है, जहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो मतदाताओं को अपनी ओर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक कारें और अन्य वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश देने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। लोकसभा में भारी उद्योग और राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार टेस्ला को स्थानीय स्तर पर वाहनों के निर्माण के आश्वासन के बिना भारतीय बाजार उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान
कई सवालों के जवाब में गुर्जर ने कहा कि टेस्ला का हम भारत में उनका जो है स्वागत करेंगे, हालांकि इसके लिए उसे यहाँ के नियम मानने होंगे। हम नहीं चाहते कि टेस्ला चीन या किसी अन्य देश में निर्मित वाहनों को यहाँ डंप करे। इसके बदले हम चाहते हैं कि टेस्ला यहीं पर फैक्ट्री लगाए और वाहन बनाए। गुर्जर ने कहा कि टेस्ला इस समय सिर्फ अपने वाहनों का भारत में निर्यात करना चाहती है, इसके लिए कंपनी कर रियायत भी चाह रही है, जबकि हम चाहती है कि कंपनी यहीं फैक्ट्री लगाए। फैक्ट्री लगी तो यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, कम कीमत पर वाहन उपलब्ध होंगे, यहीं कलपुर्जे बनेंगे जिसका लाभ छोटे उद्योग को होगा। यहाँ से वाहन का निर्यात होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मोबाइल निर्माण मामले में भी यह नीति अपनाई थी। इसके कारण उत्तर प्रदेश में कई कंपनियों ने फैक्ट्रियां लगाई। प्रदेश में मोबाइल निर्माण का काम कर रही एप्पल और सैमसंग मोबाइल निर्माता कंपनियों ने बीते एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन किया है और इनमें से 15,000 करोड़ रुपए के मोबाइल का निर्यात किया गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कल पहले फेज में वोट पड़ेंगे और 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग ने सारी तैयारी कर ली है। मेरठ में किठौर विधानसभा क्षेत्र से सपा रालौद गठबंधन प्रत्याशी शाहिद मंजूर के लिए मंगलवार को लालपुर गांव में जनसभा करते हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भाजपा पर हमलावर रहे। राजभर ने कहा है कि 200 का राशन देकर भाजपा के जरिए से 800 रुपए गरीब लोगों से वसूल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। पीलीभीत में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा शासनकाल से यूपी की दशा और दिशा बदल गई है। 5 सालों में अपराध का उन्मूलन हुआ है, शिक्षा का विस्तारीकरण हुआ है, गांव गरीब व किसानों के लिए काम हुआ है। सब पार्टियां मिलाकर भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। वोट विभाजन का लाभ लेने के लिए लोग सांप्रदायिक दंगा कराते हैं। सपा सरकार में प्रदेश 700 और बसपा सरकार में 264 दंगे हुए हैं। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास पर काम किया है और एक भी दंगा नहीं हुआ है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। बुधवार और गुरुवार को धरती से एक और नए खतरे का सामना जो है अब होगा। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में। और केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक टैंकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन शुरू किया। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार, बहुत नाराज नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना की देसी वैक्सीन से आईसीएमआर की 136 करोड़ रुपए की अब तक कमाई हुई है। कोवैक्सीन की
खोज करने के बाद आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ उत्पादन और आपूर्ति को लेकर करार किया था। आईसीएमआर को कुल 5% रॉयल्टी देने का समझौता हुआ था। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने बताया कि कोवैक्सीन पर महज 35 करोड़ रुपए आईसीएमआर ने खर्च किए हैं, जबकि बीते जनवरी माह तक कंपनी बोर्ड से 171.76 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में मिले हैं। वहीं आईसीएमआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि कोवैक्सीन से मिलने वाली रॉयल्टी का इस्तेमाल विभिन्न शोध अनुसंधान में किया जा रहा है। दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में खुराक जो है वाली इस वैक्सीन को दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण में 18 दिनों में करीब 81% की गिरावट आई है। हालांकि केरल में अभी भी 20,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आने के बाद संक्रमण घट रहा है, लेकिन मौत में लगातार इजाफा हो रहा है। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले एक दिन में 67,597 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इस दौरान 1,188 लोगों की मौत हुई है और 1,80,456 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2020-21 में आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी की 1,45,309 शिकायतें दर्ज की हैं, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,35,468 थी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उक्त दोनों वित्त वर्षों के दौरान एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी में 13% की कमी आई है। हालांकि मोबाइल या ई बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायतों में क्रमशः 12 और 53% की वृद्धि हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को खरीदने के लिए 210 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली कंपनी को सरकार ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़ी ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि दरअसल बोली जीतने वाली कंपनियों के खिलाफ कुछ आरोपों की जांच लंबित है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों व उद्योग जो है शोध विभाग की अधीनस्थ कंपनी सीईएल के 100% शेयरों की नवंबर में जो है सबसे नीलामी की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 210 करोड़ रुपए की बोली दिल्ली स्थित नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई। जांच में पता चला है कि कंपनी कई मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जो विनिवेश नीति का हिस्सा है। ईडी की टीम द्वारा गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत की बेटियों के पार्टनर सुजीत पाटकर के घर छापेमारी के बाद राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हस्तक्षेप और कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। संजय राउत ने ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा सांसदों, उनके रिश्तेदारों, दोस्तों के खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कहा कि ईडी उनकी बेटी की शादी में शामिल वेडर्स को भी परेशान कर रहा है। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि ईडी की जांच इसी तरह 2024 तक चलने वाली है और इस तरह की जांच के लिए वह पूरी तरीके से तैयार है, इससे डरने वाले नहीं हैं। पहले उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था, जब वे शामिल नहीं हुए तो उन्हें धमकाया गया। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है। ईडी की जांच में पता चला है कि सुजीत पाटकर की वाइन कंपनी मेकपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड में ईडी संजय राउत की बेटियों उर्वशी और विदिता भी हिस्सेदार है और इस मामले की छानबीन के साथ ही ईडी संजय राउत की बेटी की ओर से इस उद्योग में लगाई गई जमा पूंजी की भी जांच कर रहा है। वहीं एक दिन पहले बुधवार को ईडी ने संजय राउत के एक अन्य करीबी प्रवीण राउत को 1000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों का कहना है कि जमीन घोटाले के तार जो है वो पाटकर से जुड़े हुए हैं। देश में कोरोना केस में कमी दर्ज की गई है। इसी बीच भारत ने वैक्सीनेशन में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। 15 से 18 साल के बीच 5 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा कि देश के युवा शक्ति को शुभकामनाएं। 5 करोड़ से अधिक 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। यंग इंडिया महामारी से पूर्ण जोश से लड़ रहा है और बहुत बढ़िया मेरे युवा दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 168.8 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन की खुराक जो है उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंडाविया ने 8 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि महाराष्ट्र में 67 डॉक्टरों और 19 नर्सों ने कोविड-19 से अपनी जान अब तक गंवाई है और इसके अलावा गुजरात में कोविड-19 के कारण 20 डॉक्टरों, 20 नर्सों, 6 एम्बुलेंस ड्राइवरों और 128 पैरामेडिक्स की मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 67,557 कोरोना केस भी
दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना काल में गंगा में शव प्रवाहित करने के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राहन के सवाल के जवाब में कहा कि यूपी और बिहार के कुछ जिलों में लावारिस अज्ञात अधजले शवों के गंगा में तैरने की रिपोर्ट मिली थी। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय ने संबंधित राज्यों से गंगा में तैरते शवों पर रिपोर्ट मांगी है ताकि गंगा के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों सहित सभी जिला गंगा समितियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसमें गंगा में तैरती लाशों के उचित तरीके से प्रबंधन और उनका अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई लाशों को यूपी और बिहार में गंगा नदी में तैरते देखे जाने की मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं छुपाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कोरोना से मौत का ब्यौरा तैयार किया है और उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना से अब तक 5.33 लाख मौत की जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी की तीनों लहर के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की जमकर तारीफ भी की। तो फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। बुजुर्गों के साथ वयस्कों, किशोरों एवं गर्भवती महिलाओं में भी टीकाकरण करवाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईईडी में विस्फोट होने से एक डिप्टी कमांडेंट और एक सहायक सब इंस्पेक्टर समेत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए हैं। बुधवार और गुरुवार को धरती से एक और नए खतरे का सामना जो है अब होगा। आज नया सूर्य विस्फोट पृथ्वी से टकराने की तैयारी में। और केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक टैंकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन शुरू किया।